नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम व्यक्तित्व मापन विधियों के अंतर्गत भाग दूसरे के अंतर्गत प्रक्षेपी विधियां एवं अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने व्यक्तित्व सूचियों के अंतर्गत एक भाग कंप्लीट किया था, जिसमें शील गुणों से संबंधित शिक्षण विधियों को हमने जाना था। आज की जो हमारी शिक्षण विधि होगी वो प्रक्षेपी विधियां से संबंधित होंगी, जिनमें हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रविधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो प्रविधि है वो है संचय आलेख विधि। संचय आलेख विधि, तो इसमें देखिए इसका प्रयोग सर्वप्रथम, अगर इसके प्रयोग की बात करें तो सर्वप्रथम 1930 में इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ था। इसमें विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न जानकारियों को एक प्रपत्र पर लिखा जाता है और उसकी संपूर्ण जानकारी, जिससे उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, और इस आलेख को गुप्त रूप से रखा जाता है। इस प्रकार से अगर इसकी एक परिभाषा के बारे में अगर हम देखें तो मुरे थॉमस के अनुसार इनकी एक परिभाषा दी थी। मुरे थॉमस ने एक परिभाषा दी थी। उन्होंने बताया था कि संचयी आलेख पत्र किसी बालक के बारे में एक लंबी अवधि में एकत्रित सूचनाएं, अर्थात हम जैसे एक तरह से कोई भी केस स्टडी करते हैं या फिर उसके पिछले बैकग्राउंड को अगर हम देखते हैं कि इसके पढ़ाई में क्या रिकॉर्ड रहा है, इसकी उपलब्धि क्या रही है, तो हम संचयी आलेख के द्वारा उसकी संपूर्ण जानकारी को एक प्रपत्र पर हम ले सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक आदि प्रकार के इन सभी प्रकार के पहलुओं से संबंधित हम उसकी बच्चे की सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। अब देखिए इसमें संचित अभिलेख में जो सूचनाएं हम लेते हैं उसके विद्यार्थी की परिचयक सूचना होती है, अर्थात उसके परिचय से संबंधित जो हम सूचना है उसकी एकत्रित कर रहे हैं। परिचय, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी कक्षा में उपस्थिति, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी बुद्धि परीक्षण, उसकी शैक्षिक उपलब्धि, क्या रही है, उसके व्यक्तिगत गुणों में हम ले देंगे जैसे परिश्रम है, साहस, पहलू, आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व की भावना, सहयोग, नियमितता, स्वच्छता, समय का पाबंद, उसके इस व्यक्तिगत गुणों में ले लेंगे। इसके बाद उसकी रुचियों में उसके जैसे किस प्रकार की रुचियाँ हैं, अगर उसमें साहित्यिक देखें तो साहित्यिक रुचि, कलात्मक रुचि, संगीत, वैज्ञानिक, समाज सेवा, इस प्रकार की रुचियों का हम उसके वर्णन करेंगे। इसके बाद विद्यालय कार्यक्रमों की ओर कैसी रुचि है उसकी, जैसे हम कई बार सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं तो सांस्कृतिक प्रोग्रामों में उसकी कैसी रुचि है। तो इस प्रकार की उसके अनेक पहलुओं से संबंधित उसका डाटा हम कलेक्शन करते हैं और ये सभी उसके संचयी अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा आता है एनकोडोटल। इसे हम घटना प्रपत्र के नाम से भी जानते हैं।
एनकोडोटल को घटना व्रत प्रपत्र के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसमें बालकों के व्यवहार से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं को एकत्रित किया जाता है और उनका वर्णन भी किया जाता है। इन कार्यों घटनाओं का उल्लेख आलेख सही रूप से किया जाता है। निरीक्षण करने वाला छात्र रुचियों एवं झुकावों के संबंध में सामान्यीकरण किया जाता है। तो हम जिसका हम एनकोडोटल कर रहे हैं, उसकी घटना का किसी का वर्णन कर रहे हैं, तो उसकी सबसे पहले रुचियों का वर्णन करते हैं और उसका किस ओर झुकाव है, इस प्रकार से उसका जांच की जाती है। इस घटना व्रत प्रपत्र के माध्यम से हम छात्र की जो कार्य करने की शैली है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है और उस कार्य को कितने समय में कर रहा है, कितनी सफाई से कर रहा है, उसमें क्या क्या गलतियां छोड़ रहा है। इस प्रकार से हम उसके घटना व्रत प्रपत्र के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद अगला आता है निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी को हम रेटिंग स्केल के नाम से भी जानते हैं। निर्धारण मापनी अगर इसका हम श्रेय लेने का, इस विधि का अगर हम सबसे पहले उपयोग की बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक थे फ्रेकनर। इन्होंने निर्धारण मापनी का सर्वप्रथम उपयोग किया, लेकिन इनसे पहले इनके अगर जन्मदाता की बात करें, इसके जन्मदाता की बात करें तो इनका जन्म निर्धारण मापनी का 1883 में गाल्टन महोदय के द्वारा किया गया। अर्थात इनसे भी पहले निर्धारण मापनी को गाल्टन महोदय के द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग व्यक्ति के मूल्यांकन में, उसकी प्रतिक्रियाओं, उत्तेजनाओं के मूल्यांकन में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3, 5, 7 प्रकार के तत्व होते हैं और उन तत्वों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। अर्थात हम क्या करते हैं कि एक कथनात्मक रूप से मापनी तैयार करते हैं। उन कथनात्मक रूप के आगे 3, 5, 7 प्रकार की रेटिंग दी जाती है, जैसे सबसे अधिक अयोग्य, अधिक अयोग्य, अयोग्य, सामान्य अयोग्य, योग्य, सबसे योग्य, सबसे अधिक योग्य। इस प्रकार की हम इसमें रेटिंग दे देते हैं और उन रेटिंगों को विद्यार्थी से भरने के लिए पूछा जाता है इस प्रकार से। और इसके आगे यहाँ पर कथन होता है। उस कथन के आगे आप इस कथन से कितने सहमत हैं, असहमत हैं, पूर्ण रूप से सहमत हैं, ऐसी 3, 5, 7 प्रकार की इसमें रेटिंग दी जाती है। इस रेटिंग के अगर हम प्रकारों की बात करें तो मुख्य रूप से निर्धारण मापनी को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। पहला है संख्यात्मक मापनी, दूसरी है ग्राफ मापनी, तीसरी है संचित बिंदु मापनी, संचित बिंदु मापनी, और चौथी है मानक मापनी, पांचवी है वाद्य विकल्प मापनी। तो इस प्रकार से हम 5 भागों में निर्धारण मापनी को कुल टोटल बांट सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। और इसे हम अगर किसी का निर्धारण रेटिंग स्केल करते हैं तो कथनात्मक रूप से एक प्रश्नावली तैयार की जाती है और उसके आगे 5 प्रकार के मापदंड तैयार किए जाते हैं और उन मापदंडों को भरने के लिए बच्चे से बोला जाता है। अब इसके बाद आती है जांच सूची।
जांच सूची जिसे हम चेकलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को क्रमबद्ध रूप से सिस्टमेटिक ढंग से अगर कर रहे हैं तो वो हमारी जांच सूची के अंतर्गत आता है। चाहे हम लिखित कार्य कर रहे हों या मौखिक कार्य कर रहे हों, तो ये हमारी जो उद्देश्य होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करने वाली सूची होती है जांच सूची। इस सूची में छात्र अध्यापक की शिक्षण में रुचि के प्रति मूल्यांकन किया जा सकता है। अर्थात शिक्षण में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका किस प्रकार से रुचि ग्रहण कर रहे हैं, वो हम जांच सूची के माध्यम से उसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है बैटरी परीक्षण। अब देखिए, बैटरी परीक्षण में बैटरी परीक्षण व्यक्ति के किसी विशेष गुण या विशेषता के मापन के लिए उससे संबंधित उप परीक्षणों का एक निर्देशित समूह होता है। परीक्षण बैटरी किसी गुण या विशेषता अर्थात वृद्धि परीक्षण की शैक्षिक संप्राप्ति, परीक्षण की रुचि, अभिक्षमता परीक्षण, समायोजन परीक्षण के मापदंड के लिए व्यापक आधार लिए होती है। परीक्षण बैटरी में दोहराने को कम करते हैं। अर्थात इसमें क्या है कि हम कई बार किसी भी चीज़ को बार बार दोहराते हैं, उस दोहराने की प्रक्रिया को हम इसमें कम करते हैं। जैसे अगर इसके उदाहरणों के बारे में अगर हम देखें, बैटरी परीक्षण के उदाहरणों के बारे में अगर हम देखें तो जैसे शाब्दिक योग्यता, भाषा साहित्य, गणित, इतिहास, भूगोल आदि प्रकार के विषयों के लिए इस प्रकार के बैटरी परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। समायोजन बैटरी में परिवार, समाज, संवेग, स्वास्थ्य आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक और गया है समाजमिति परीक्षण। देखिए, यह सामाजिक मनोविज्ञान की देन है। समाज में रहकर जिन परीक्षणों को हम करते हैं वो समाजमिति के अंतर्गत आते हैं। मापन की समाजमिति तकनीकी का आविष्कार जैकब एल मोरेनो नामक एक ऑस्ट्रियन मनोवैज्ञानिक ने हेलेन जैग्निक्स तथा E.S. बोगार्ट्स के साथ मिलकर किया। अर्थात समाजमिति का जो आविष्कार है वो किसने किया है? जैकब मोरेनो किया है। और इनकी सहायता के लिए हेलेन जैग्निक्स एवं E.S. बोगार्ट्स ने इनका सहयोग किया है। यह उपकरण किसी व्यक्ति या समूह को एक दूसरे व्यक्तियों द्वारा स्वीकार व अस्वीकार किए जाने की मात्रा का मापन करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप गार्डनर एवं थॉमसन द्वारा निर्मित मापनी इसमें देखी गई है। अगर इसके उदाहरण को देखें तो हम जैसे गार्डनर ने अपनी मापनी तैयार की है, थॉमसन ने अपनी मापनी तैयार की है, उनको समाजमिति मापनी के द्वारा देखा गया है। अब इसमें बालक की समाज के प्रति रुचि, सामाजिक क्रियाकलाप, जैसे हम विद्यालय में SUPW कैंप का आयोजन करते हैं
या फिर कहीं भी शैक्षिक भ्रमण पर ले जाते हैं, तो ये सभी समाजविधि मापनी के अंतर्गत आने वाली क्रियाविधि होती हैं। अब इसके बाद देखिए आत्मनिष्ठ परीक्षण। आत्मनिष्ठ परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षणों में अगर हम देखें तो देखिए इसमें परिसूचियाँ, निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा, डायरी, पत्र लेखन, जीवन चरित्र आदि प्रकार की ये प्रविधियाँ इसमें आत्मनिष्ठ प्रविधियों में आती हैं। इसमें व्यक्ति अपने स्वयं का व्यक्तित्व का, स्वयं की पर्सनैलिटी का मापन करता है। तो इसमें सबसे पहले हम अगर देखें परिसूची, देखिए सबसे पहले साक्षात्कार के बारे में, साक्षात्कार के बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद में पढ़ेंगे। देखिए साक्षात्कार का क्या मतलब होता है कि साक्षात्कार का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर जो भी बातें हैं, उसकी जो भी सोचने समझने की क्षमता है, उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है आमने सामने बैठकर, वो साक्षात्कार कहलाता है। अगर हम इस शब्द का डिफाइन करें तो ये इंटरव्यू शब्द, अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस व्यू। अर्थात इंटर का अंतर अर्थ होता है आंतरिक, और व्यू का अर्थ होता है अवलोकन। अवलोकन अर्थात ऐसा अवलोकन जो सामने प्रत्यक्ष, जो हमारे सामने बैठा है विद्यार्थी या अभ्यर्थी, उसका आंतरिक रूप से अवलोकन करना ही इंटरव्यू कहलाता है। यंग के अनुसार साक्षात्कार को विस्तृत रूप से परिभाषित करते हुए लिखा है कि साक्षात्कार क्षेत्र की ऐसी प्रवृत्ति है जिनके द्वारा एक अथवा अनेक व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण, कथनों का अभिलेखन इस आशय से किया जाता है ताकि प्राप्त निश्चित परिणामों के आधार पर एक सामाजिक अथवा समूह की अंतःक्रिया या परीक्षण किया जा सके। तो यंग ने देखिए इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि यह साक्षात्कार क्षेत्र एक अध्ययन की ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, उनके कथनों का अभिलेखन किया जाता है, अर्थात जो बोल रहे हैं वो उनको लिखा जाता है ताकि एक निश्चित परिणाम के आधार पर उनके व्यक्तित्व का, उनकी अंतःक्रिया का आकलन किया जा सके। अगर साक्षात्कार के प्रकारों को हम देखें तो मुख्य रूप से साक्षात्कार को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है, जैसे संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार। अब इसके बाद अगली जो हमारी विधि आती है जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड। जीवन इतिहास विधि केस स्टडी मेथड।
इस विधि के माध्यम से हम बालक की जो भी समस्या होती है उस समस्या के कारणों का पता लगाते हैं और उसका पता लगाने के बाद निश्चित उपचारात्मक विधि के द्वारा उसका उपचार किया जाता है। तो इसमें इस विधि का अगर हम विकास की बात करें तो इस विधि का विकास लगभग 400 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसमें समस्यात्मक बालकों की पहचान की जाती है, उसकी निरंतर निगरानी रखी जाती है और समय के अनुसार उसका उपचार किया जाता है और उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। अगर इसके आविष्कार की अगर बात करें, इसके जन्मदाता की बात करें तो जिसके जन्मदाता थे टाइडमैन। इस विधि के आधार पर बालक की विशेषताओं, व्यवहार एवं मानसिक रूप से उसका अध्ययन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग बहुधा असाधारण व्यक्तियों एवं बालकों को समझने के लिए किया जाता है और इस प्रकार से अगर स्टेपों की बात करें तो उसकी दशाओं की अगर बात करें हम कि किन किन दशाओं में उसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्ति द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है, माता पिता द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है, पड़ोसियों के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है, उसके संगी संबंधियों के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है, मित्रों के द्वारा किया जाता है, अध्यापकों के द्वारा किया जाता है, कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो ये सभी उसके जो हम व्यक्ति इतिहास विधि के अंतर्गत किसी छात्र की समस्याओं का या उसका व्यक्तित्व का आकलन कर रहे हैं तो यहाँ से उसकी सूचनाओं को हम एकत्रित कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है अगली आत्मकथा। आत्मकथा, अब देखिए हम इसमें कोई भी हमारे जीवन में घटित होने वाली घटना, जो रियल घटना होती है उसका हम किसी डायरी पर उसको हम लिखते हैं और अपने मन की बात को पूरी उस पर लिखते हैं, वही आत्मकथा कहलाती है। अगर इसे हम एक लाइन में इसकी परिभाषा को देखें तो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के बारे में अपने ही द्वारा अपने आप लिखता है, तो इस प्रकार लिखी गई रचना को हम आत्मकथा कहते हैं। अर्थात व्यक्ति के द्वारा, स्वयं के द्वारा जो रचना लिखी जाती है वह आत्मकथा होती है। इसमें वह अपने जीवन में घटित होने वाले घटनाओं को, अपने विचारों को, भविष्य की योजनाओं को, सभी प्रकार का वर्णन वो निसंकोच रूप से करता है। संक्षिप्त रूप में अगर हम इसको कहें तो इसमें व्यक्ति अपने जीवन संबंधी विशेष घटनाओं, व्यक्तिगत संबंधी बहुत सी बातों को प्रकाश डालने का इसमें प्रयास करता है। तो इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निर्देशित आत्मकथा। निर्देशित आत्मकथा, इसमें व्यक्ति क्या है कि अपने संबंध में लिखने के लिए स्वयं स्वतंत्र नहीं होता और एक तरह से किसी प्रश्नावली का ही एक रूप होता है और किसी के द्वारा गाइड की हुई प्रश्नावली का आंसर अपने जीवन से संबंधित देने होते हैं। दूसरा है अनिर्देशित आत्मकथा। अनिर्देशित आत्मकथा, इसमें व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखने के लिए किसी भी प्रकार के निर्देश की आवश्यकता नहीं होती और स्वयं अपना जैसे जीवन का वर्णन करना चाहता है, स्वयं के जीवन की योजना का वर्णन करना चाहता है और पिछली भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करना चाहता है, उसके लिए वह स्वतंत्र होता है। अब इसके बाद प्रश्नावली। प्रश्नावली का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो 1880
1880 में गाल्टन महोदय के द्वारा किया गया। इसके बाद वुडवर्थ के द्वारा इसे व्यापकता प्रदान की गई। इस विधि का दूसरा नाम कागज पेंसिल विधि है, अर्थात कागज पेंसिल विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें व्यक्तित्व के मापन के लिए उसकी व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंधित एक प्रश्नावली तैयार की जाती है और उस व्यक्ति को उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार से अगर इनके प्रकारों की बात करें, प्रश्नावली के प्रकार की बात करें, तो यंग के अनुसार 2 प्रकार बताएं। संरचित प्रश्नावली और दूसरी है असंरचित प्रश्नावली। और इन दोनों ही प्रकारों के प्रश्न 4 प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जैसे इसमें प्रश्नावली के प्रकार, सबसे पहली प्रश्नावली है बंद प्रश्नावली। इसे प्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहते हैं। श्रेणीबद्ध प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। इसमें सूचनादाता अपने विचारों को केवल हाँ या ना में इसमें उत्तर देने होते हैं। इसमें व्यक्ति को हाँ या ना में से किसी एक पर टिक लगाना होता है। इसे हम बंद प्रश्नावली के नाम से जानते हैं। दूसरी है खुली प्रश्नावली। इसको अप्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहते हैं। इसमें सूचनादाता को खुलकर प्रश्नों के आंसर देने होते हैं। इसमें हाँ और ना इस प्रकार के उत्तर नहीं देने होते हैं। इसमें प्रश्नावली का प्रयोग विवरणात्मक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की प्रश्नावली में गुणात्मक उत्तर देने होते हैं। जैसे गुणात्मक आंसर देने होते हैं, जिसमें लघुत्तरात्मक आंसर आ जाते हैं, निबंधात्मक आंसर आ जाते हैं। इस प्रकार के आंसर इसमें देने होते हैं। और आंसर लिखने के लिए इसमें छात्र के पास कोई भी प्रतिबंध नहीं रहता है। जैसे अगर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के बारे में आप क्या समझते हैं, तो उसकी समझ को हम निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में उसका आंसर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रश्नावली है वो खुली प्रश्नावली कहलाती है। इसके बाद तीसरे नंबर की प्रश्नावली है चित्रित प्रश्नावली। इसमें प्रश्न के शाब्दिक स्वरूप के साथ साथ उसकी संभावित उत्तरों के चित्र भी दिए जाते हैं। यह प्रश्नावली में नवीनता का आकर्षण लाने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम कोई भी अगर क्वेश्चन दे रहे हैं तो क्वेश्चन को आकर्षण बनाने के लिए उसमें चित्र भी दिए जाते हैं। अब इसके बाद आती है अगली प्रश्नावली मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में उपरोक्त तीनों प्रकार की बंद, खुली और चित्रित तीनों ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह ना तो पूर्ण रूप से खुली प्रश्नावली होती है और ना ही पूर्ण रूप से बंद प्रश्नावली होती है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली के अगर हम प्रकारों की बात करें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली
और मिश्रित प्रश्नावली। अब इसके बाद अगली प्रविधि आती है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। इसका आविष्कार वाटसन महोदय ने किया था। इसमें व्यक्ति से संबंधित कोई भी अध्ययन अगर करना चाहते हैं तो संबंधित स्थितियों में उसके व्यवहार के बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं, उसके किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, तो परीक्षणकर्ता उसकी वास्तविक परिस्थितियों में स्वयं वहाँ पर जाकर उसका अवलोकन करता है। अवलोकन तकनीक व्यक्ति के अध्ययन एवं उसके बारे में सूचना प्राप्त करने की प्राचीनतम तकनीक है। अर्थात हम जैसे किसी बच्चे की स्थिति के बारे में या उसकी पढ़ने की रुचि के बारे में, उसकी पढ़ने की क्रिया के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम उसकी वास्तविक परिस्थिति पर स्वयं जाकर उसका अवलोकन करते हैं। और इस विधि के द्वारा मुख्य रूप से बालक की ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, तीनों ही प्रकार के व्यवहार का अध्ययन देखने को हमें मिल जाता है। अर्थात बालक की कार्य करने की शैली, उसके कार्य करने की रुचि, कार्य करने का तरीका, इस प्रकार से हम तीनों ही प्रकार के कार्यों को इसमें निरीक्षण प्रविधि के माध्यम से हम जांच सकते हैं। अगर इसके प्रयोग प्रकार की बात करें तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नियंत्रित अवलोकन, दूसरा है अनियंत्रित अवलोकन। तो दोनों ही प्रकार से हम इसमें अवलोकन कर सकते हैं। अर्थात जो हमारी परिस्थिति है उसे नियंत्रित करके और उसे छात्र को स्वतंत्र छोड़कर अनियंत्रित अवलोकन भी हम इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली जो प्रविधि आती है वो आती है अनुसूची। अनुसूची को शेड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। अनुसूची एक बहुतायत से प्रयुक्त होने वाला मापन उपकरण है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह सामान्य अनुसूची की पूर्ति सम्यक संकलन करने वाला व्यक्ति इसमें स्वयं करता है। अर्थात जो व्यक्ति जो भी जांच कर रहा है वो अपनी स्वयं की करता है। इस अनुसूची में एक औपचारिक अनुसूची, जिसे हम सूचनाओं की सूची बोलते हैं, होती है और अनुसूची गणनात्मक प्रविधि के रूप में कार्य करती है। और यह अनुसूची मुख्य रूप से साक्षात्कार, अवलोकन, निरीक्षण में वस्तुनिष्ठ एवं प्रमाणिक बनाने के लिए भी सहायता करती है। अगर इसके प्रकारों की अगर हम बात करें तो अनुसूची के प्रकार, पहला है अवलोकन अनुसूची, जिसे हम निरीक्षण अनुसूची के नाम से भी जानते हैं। अवलोकन अनुसूची। दूसरी है मूल्यांकन अनुसूची। दूसरी है प्रलेख अनुसूची। इसके बाद संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इसके बाद साक्षात्कार अनुसूची।
देखिए अब इसमें प्रसूचियों में प्रसूचियाँ आ गई, निरीक्षण आ गई, प्रश्नावली आ गई, साक्षात्कार आ गई। ये सभी प्रकार की अनुसूचियाँ हम अनुसूची के अंतर्गत ले सकते हैं। अर्थात जो हमारी आत्मनिष्ठ प्रवृत्तियाँ हैं उनमें ये सभी प्रकार की अनुसूची के अंतर्गत आने वाली प्रवृत्तियाँ हैं। अब इसके बाद देखिए डायरी पत्र लेखन। डायरी पत्र लेखन, डायरी पत्र लेखन। प्राय व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में डायरी का प्रयोग पत्र लेखन या कार्य के रूप में करता है। अर्थात दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनमें अनेक प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी जो दिनचर्या होती है उसे डायरी में डेली के डेली लिखते हैं या एक पत्र लिखते हैं, उसे ही हम डायरी पत्र लेखन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जीवन चरित्र। जीवन चरित्र में जीवन इतिहास के विषय के रूप में दूसरे लोग भी विवरण देते हैं जिसमें उनके बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं या किसी के जीवन से संबंधित किसी की जीवनी को पढ़ते हैं, उसके आदर्शों को पढ़ते हैं, उसके नैतिक चरित्रों को पढ़ते हैं, तो हम जीवन चरित्र के रूप में उसकी इस विधि के द्वारा हम उसे ज्ञान को ग्रहण करते हैं। किंतु यह विवरण लेखन के पूर्वाग्रह अभिवृत्तियों के प्रभाव से यथार्थ रूप में नहीं मिलता, क्योंकि ये भूतकाल से संबंधित घटित होने वाली घटनाएं होती हैं जो कि भूतकाल में घटित हो चुकी हैं, तो इसमें हमें यथार्थ रूप से वो हमें नहीं मिलता। केवल बुकों के माध्यम से उनके नैतिक आदर्शों का ही हम आकलन कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, वो जीवन चरित्र के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद अब तक हमने जो आत्मनिष्ठ विधियाँ पढ़ी थीं, इसके बाद अगली विधि आती है इसी में अर्धवैज्ञानिक प्रविधि। अर्धवैज्ञानिक प्रविधि, इसमें देखिए सबसे पहला जो प्रविधि है वो है खगोल शास्त्र। इसमें देखिए इस विधि के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी क्षमताओं की भविष्यवाणी उसके बाह्य जगत के तथ्यों के परीक्षण के आधार पर की जाती है। अर्थात जो बाह्य जगत है उसमें जो तत्व के रूप में उसके व्यक्तित्व की भविष्यवाणी की जाती है, और जैसे खगोल शास्त्र के रूप में अनेक तत्व होते हैं, उन तत्वों के आधार पर उस व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। दूसरा है पामस्ट्री, जिसे हस्तरेखा विज्ञान भी कहते हैं। हस्तरेखा विज्ञान के नाम से भी इसे जानते हैं। इस विधि का दावा है कि हस्तरेखा हथेली के उठान, हाथ में त्रिकोण या क्रॉस व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं व चरित्र का उद्घाटन करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि कई हाथों की रेखाओं के द्वारा उसके जीवन व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, तो इसमें हम पामस्ट्री जिसे हम बोलते हैं हस्तरेखा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिजिक बोलते हैं हम। शारीरिक गठन, ऐसा विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति की शारीरिक गठन एवं शरीर के आकार के आधार पर उसकी मानसिक विशेषताओं, उसकी क्षमताओं का हम अनुमान लगा सकते हैं। अर्थात जैसा व्यक्ति होता है उसका शरीर जैसा होता है, उसके शरीर की बनावट के अनुसार उसकी मानसिक क्षमताओं का आकलन किया जाता है। व्यक्तित्व और शारीरिक गठन के संबंधों का अध्ययन जर्मन मनोवैज्ञानिक जो मैंने पहले आपको बता दिया है क्रिस्मर के द्वारा इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले जो व्यक्तित्व के प्रकार हम पढ़ रहे थे उसमें लंबाकार, गोलाकार, आयताकार, इस प्रकार के क्रिस्मर ने अपने प्रकार बताए हैं। अब इसके बाद आता है शारीरिक दिखावट।
जिसे फोटोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। फोटोग्राफ व्यक्ति को देखने मात्र से उसकी व्यक्तित्व के संबंध में ये बताया जा सकता है कि विशेष रूप से चेहरे के हाव भाव द्वारा, अर्थात जैसी पर्सनैलिटी होती है उसे हम देखकर, शारीरिक जो बनावट होती है, कई बार हम छात्र के फेस को देखकर ही हम पहचान जाते हैं कि ये इसका जो स्वभाव है वो कैसा है, हंसमुख स्वभाव है या अंतर्मुखी व्यक्तित्व है या बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, ये उदासीन व्यक्तित्व वाला है। इस प्रकार हम चेहरे के हाव भाव को देखकर उसकी पर्सनैलिटी का आकलन करते हैं। तो वो शारीरिक दिखावट या फोटोग्राफ के माध्यम से ही किया जाता है। इसके बाद हस्तलेखन। ये दोनों ही एक ही हैं, हस्तलेखन और ग्राफोलॉजी, अर्थात ये इसका इंग्लिश रूप है हस्तलेखन का। हस्तलेखन द्वारा भी व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, जिसका सर्वप्रथम अध्ययन क्लारा रोमन के द्वारा किया गया। इन्होंने अपने एक अध्ययन किया इडियोग्राफिया, नाम से अध्ययन किया और 1871 ईस्वी में विज्ञान को ग्राफोलॉजी नाम की संज्ञा दी, अर्थात हस्तलेखन विज्ञान को ही ग्राफोलॉजी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आज हमने जो अध्ययन किया है मुख्य रूप से अप्रक्षेपी विधियों को जाना है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रविधियाँ, आत्मनिष्ठ प्रविधियाँ और अर्धवैज्ञानिक प्रविधियों को विस्तार से इसका अध्ययन किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो समझाई गई विषय वस्तु है वो आपकी समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए अभी आप अगले नेक्स्ट अध्याय में हम प्रक्षेपी विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।